अगर किसी इंसान के भीतर इतना अकेलापन भर जाए कि वो भीड़ में भी खुद को इनविजिबल महसूस करने लगे, तो बाहर से वो इंसान बहुत नॉर्मल नहीं दिखता। वो या तो बहुत क्वाइट हो जाता है, या बहुत रूड, या फिर इतना कोल्ड कि लोग समझ ही ना पाएं कि उसके अंदर दर्द है या नफरत। कोयुकी हिकावा ऐसी ही लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी शांति दिखती थी जो असल में शांति नहीं थी। वो बस दुनिया को यह महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि उसके अंदर कितनी फ्रेजाइल सॉफ्टनेस छुपी हुई है। उसने अपने चारों तरफ एक आइस वॉल बना ली थी। ये वॉल उसे सेफ लगती थी, क्योंकि इस दुनिया में उसे सबसे पहले वहीं चोट लगी थी जहां इंसान सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, अपने बचपन में, अपने क्लासमेट्स में और अपनी ओन सेल्फ इमेज में। उसका बचपन ग्लैमरस नहीं था, कोई बड़ी ट्रेजेडी जो देखते ही समझ आ जाए, ऐसा नहीं था। यही बात इसे और भी डेंजरस बनाती है, क्योंकि कई बार सबसे गहरे वुंड्स लाउड नहीं होते। कुछ वुंड्स स्लोली, रोज रोज, हंसी के नाम पर, टीजिंग के नाम पर, एम्बैरेसमेंट के नाम पर इंसान के अंदर बैठ जाते हैं। कोयुकी को भी शुरू से यही सिखाया गया था कि वो बाकियों जैसी नहीं है। छोटी बॉडी, ऑकवर्ड टाइमिंग, अलग नेचर, कम बोलने की आदत, इन सबको लोग वीकनेस की तरह पेश करते रहे। और जब एक बच्चा बार बार सुनता है कि वह अलग है, तो वह दो रास्तों में से एक चुनता है, या तो वह दुनिया से लड़ने लगता है या फिर खुद को ही दुनिया से छुपा देता है। कोयुकी ने दूसरा रास्ता चुना। वह ग्रो तो हुई, लेकिन उसके साथ उसका इमोशनल आर्मर भी ग्रो करता गया। हाई स्कूल आते आते उसने एक सिंपल रूल बना लिया था, किसी को पास मत आने दो, क्योंकि पास आने वाला ही सबसे पहले चोट देगा। ये रूल इतना स्ट्रांगली उसके माइंड में बैठ गया कि वह किसी की सिंपल काइंडनेस को भी सस्पिशियस नजरों से देखने लगी। अगर कोई उससे बात करना चाहता तो वो सोचती कि ये मजाक तो नहीं। अगर कोई उसका नाम लेकर बुलाता तो उसे लगता कि शायद अभी कोई अनप्लेजेंट कमेंट आने वाला है। अगर कोई उसके साथ बैठने की कोशिश करता तो उसकी पूरे बॉडी लैंग्वेज में एक इनविजिबल रिट्रीट शुरू हो जाता। यही उसकी हैबिट बन गई थी, दूरी, साइलेंस, कंट्रोल। लेकिन ऐसी वॉल्स का एक प्रॉब्लम होता है, वे बाहर के पेन को रोकती हैं पर साथ में अंदर की वार्मथ को भी कैद कर लेती हैं। कोयुकी के साथ भी यही हुआ। वे सेफ तो लगती थी, लेकिन जी नहीं रही थी। वे सिर्फ सरवाइव कर रही थी। और जब कोई इंसान सरवाइव मोड में चला जाता है तो उसे हर दिन कम रिस्क, कम इमोशन, कम एक्सपेक्टेशन चाहिए होता है। उसे बस इतना चाहिए होता है कि दिन बिना ह्यूमिलिएशन के निकल जाए। इसी नॉर्मल लुकिंग स्कूल लाइफ में एक दिन मिनाटो ममे की एंट्री होती है, और यहीं से कहानी का टेम्परेचर बदलना शुरू हो जाता है। मिनाटो ऐसा लड़का था जिसे देखकर ही समझ आ जाता था कि वो किसी भी रूम की एनर्जी बदल सकता है। वह लाउड था, कैजुअली कॉन्फिडेंट था, लोग से बात करने में हेजिटेंट नहीं था, और उसमें एक ऑलमोस्ट इरिटेटिंग ईज थी। ऐसा लगता था जैसे उसे एम्बैरेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। वह किसी भी पर्सन को अप्रोच कर सकता था, किसी भी साइलेंस को तोड़ सकता था, और किसी भी ऑकवर्ड मोमेंट को अपने चार्म से हल्का बना सकता था। लेकिन मिनाटो की सबसे डेंजरस क्वालिटी उसकी फ्रेंडलीनेस नहीं थी। उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी थी उसका इंट्यूशन। वह लोगों को बहुत जल्दी पढ़ लेता था, और कोयुकी जैसी लड़की उसके लिए चैलेंज थी, क्योंकि कोयुकी के चेहरे पर जो कामनेस थी वो जेन्युइन ओपननेस नहीं थी, वो एक लॉक डोर थी। मिनाटो को लोग, हम भारतीय भाषाओं के लिए अत्याधुनिक वॉइस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हमारे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स प्राकृतिक और इंसान जैसी आवाजें प्रोड्यूस करते हैं जो बेहद रियलिस्टिक लगती हैं। आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या डिफरेंट वॉइसेस को ट्राई करने के लिए किसी भी वॉइस कार्ड पर प्ले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी भाषा में एआई की ताकत एक्सपीरियंस करें। कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना कॉन्फिडेंटली उसके पर्सनल स्पेस के पास आए, उसे इंस्टेंटली सस्पिशियस लगता है, क्योंकि उसके पास्ट ने उसे यही सिखाया है कि लोग क्यूरियोसिटी से शुरू करते हैं और क्रूअल्टी पर खत्म हो जाते हैं। मिनाटो की बातें सॉफ्ट लग सकती हैं, प्लेफुल लग सकती हैं, लेकिन कोयुकी के माइंड में हर वर्ड का हिडन मीनिंग सर्च होता रहता है। वो सोचती है कि यह लड़का इतना इंटरेस्टेड क्यों है, उसे मुझसे क्या चाहिए, वो मुझे टारगेट क्यों कर रहा है, क्या वो भी बाकी सब जैसा है। और यहीं पर मिनाटो की पर्सनालिटी अपनी असली शेप दिखाने लगती है। वह लोगों के रिएक्शंस को कैजुअली नहीं लेता। वह जब कोयुकी की वॉल देखता है तो पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ता है। वह उसके साइलेंस को इंसल्ट नहीं मानता, वह उसे चैलेंज मानता है। वह रिपीटेडली उसके पास आता है, ऐसे जैसे वह उसे फोर्स नहीं कर रहा, बस रिमाइंड कर रहा हो कि वह मौजूद है। ये बिहेवियर कोयुकी को और अनईजी करता है, क्योंकि वो पहली बार ऐसे इंसान से मिल रही है जो उसके इंडिफरेंस को भी रिस्पॉन्स की तरह ट्रीट करता है। इसी स्कूल एनवायरनमेंट में मिकी अजुमी की प्रेजेंस कहानी को और लेयर्ड बना देती है। मिकी वह लड़की है जिसे देखकर दुनिया अक्सर यही मान लेती है कि उसकी लाइफ परफेक्ट होगी। वह अट्रैक्टिव है, सोशल है, ग्रेसफुल है और लोगों के बीच एफर्टलेसली फिट हो जाती है। लेकिन उसकी परफेक्ट इमेज का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि वो खुद को हर वक्त होल्ड करके रखती है। उसने अपनी रियल फीलिंग्स को एक स्माइलिंग मास्क के पीछे हाइड करना सीख लिया है। वह जानती है कि लोग उसे तब तक पसंद करेंगे जब तक वो मैनेजेबल और प्लेजेंट रहेगी।
इसलिए वह अपने अंदर की मेसी इनसिक्योरिटी को बाहर नहीं आने देती। मिकी और कोयुकी की फ्रेंडशिप इस कहानी का सबसे डेलिकेट बॉन्ड है। दोनों अलग हैं, फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कोयुकी के पास ट्रूथ है लेकिन वार्मथ नहीं। मिकी के पास वार्मथ है लेकिन ट्रूथ को दिखाने की हिम्मत नहीं। जब वे दोनों एक साथ होती हैं तो कोयुकी को पहली बार जजमेंट के बिना मौजूद रहने की जगह मिलती है और मिकी को पहली बार ऐसा इंसान मिलता है जिसके सामने उसे परफेक्ट बनने का नाटक नहीं करना पड़ता। यही रीजन है कि दोनों की बॉन्ड क्वाइटली स्ट्रांग है। वे लाउडली अफर्म नहीं करती लेकिन एक दूसरे की साइलेंस समझती हैं। फिर आता है योटा हिनो, कहानी का वह सॉफ्ट कॉर्नर जो पहले शायद उतना अटेंशन नहीं खींचता लेकिन धीरे धीरे इमोशनल बैलेंस बन जाता है। योटा लाउड नहीं है, फ्लैम्बॉयंट नहीं है और उसकी एनर्जी में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। वो उस तरह का इंसान है जिसके आसपास बैठकर भी इंसान को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका सबसे बड़ा चार्म यह है कि वो जजमेंट नहीं करता। मिनाटो की तरह वो लोगों को बॉक्स नहीं करता और मिकी की तरह वो अपनी इमेज मेंटेन करने में ऑब्सेसिव नहीं है। वो बस क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और यही क्वाइटनेस कोयुकी के लिए स्ट्रेंजली सूदिंग बन जाती है। चारों कैरेक्टर्स के बीच शुरू में जो डायनामिक बनता है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। बाहरी तौर पर यह बस स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप लग सकता है लेकिन अंदर यह हर पर्सन की इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म का कोलिजन है। कोयुकी जो दूर रहना चाहती है, मिनाटो जो दूरियों को तोड़ना चाहता है, मिकी जो खुद को परफेक्ट दिखाना चाहती है, योटा जो सबको समझना चाहता है बिना लाउड हुए। और इन चारों के बीच की केमिस्ट्री किसी स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बढ़ती। ये कभी हीट बनती है, कभी फ्रीज, कभी जेलसी, कभी कंफ्यूजन और कभी ऐसी टेंडरनेस जो खुद कैरेक्टर्स को भी समझ नहीं आती। कोयुकी की समस्या सिर्फ ये नहीं है कि वह इंट्रोवर्ट है, उसकी असली समस्या ये है कि वह ट्रस्ट नहीं कर पाती। उसे लगता है कि अगर उसने किसी को अपनी कमजोरी दिखाई तो वही वीकनेस उसके खिलाफ यूज हो जाएगी। यह डर इतना डीप है कि वह एवरी काइंड ऑफ अटेंशन को रिस्क समझने लगती है और जब मिनाटो उसके सामने आता है तो उसके लिए यह रिस्क डबल हो जाता है क्योंकि मिनाटो ना सिर्फ नोटिस करता है बल्कि इंसिस्ट भी करता है। वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता और कोयुकी उसे इजीली डिसमिस नहीं कर सकती। मिनाटो के पर्सपेक्टिव से देखें तो वह कोयुकी में एक ऐसी लोनलीनेस देखता है जो उसे फेमिलियर लगती है, भले ही उसका ओन कोपिंग स्टाइल ऑपोजिट हो। वह ऐसे इंसान बनना चाहता है जो दूसरों को उनके शेल से बाहर ला सके, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसकी अप्रोच हमेशा स्मूथ नहीं होती। वह जहां सपोर्ट देना चाहता है वहीं अनइंटेंशनली प्रेशर क्रिएट कर देता है। वह जहां वार्मथ देना चाहता है वहीं ओवर इन्वॉल्वमेंट पैदा कर देता है। इसी वजह से उसके बारे में ओपिनियंस स्प्लिट हो जाते हैं। कुछ लोग उसे जेन्युइनली काइंड समझते हैं, कुछ लोग अटेंशन सीकिंग और कुछ लोग कंफ्यूजिंगली इंटेंस। कोयुकी के लिए उसका हर जेस्चर एक पजल है। अगर वो इतना फ्रेंडली है तो फिर ये सब नेचुरल क्यों नहीं लगता? अगर वो जनरली काइंड है तो फिर उसे बार बार प्रूव करने की जरूरत क्यों है? अगर वो सिर्फ नॉर्मल दोस्त बनना चाहता है तो फिर उसे उसके कंफर्ट लेवल का इतनी आसानी से अंदाजा क्यों नहीं होता? कोयुकी के माइंड में डाउट्स ग्रो करते रहते हैं और मिनाटो की प्रेजेंस उन्हें शांत नहीं होने देती। इसी बीच स्कूल की रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाएं इस टेंशन को और बढ़ाती हैं। कभी कोई कैजुअल लंच टाइम कॉन्वर्सेशन, कभी कॉरिडोर में सडन ग्लांस, कभी किसी ग्रुप एक्टिविटी में फोर्स्ड पेयरिंग, कभी बारिश के बाद का शेयर्ड अम्ब्रेला मोमेंट, कभी क्लासरूम के पीछे की सीट जहां कोई दो लोग थोड़ी देर के लिए अकेले पड़ जाते हैं। इन छोटे छोटे मोमेंट्स में कैरेक्टर डायनामिक्स पुश और पुल होते रहते हैं। यही स्टोरी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। यह ह्यूज ड्रामेटिक एक्सप्लोजन्स पर नहीं बल्कि इमोशनली लोडेड माइक्रो मोमेंट्स पर चलता है। एक नजर, एक पॉज, एक हाफ स्माइल, एक ऑकवर्ड साइलेंस और पूरा सीन अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है। कोयुकी धीरे धीरे नोटिस करने लगती है कि मिनाटो के बिहेवियर में सिर्फ चाइल्डिश कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें एक स्ट्रेंज पैटर्न है। वह हर लोनली पर्सन के आसपास घूमता है। वह हर इमोशनली क्लोज व्यक्ति के सामने सेल्फ अश्योर बन जाता है। वह लोगों को नॉर्मल नहीं, इंपॉर्टेंट महसूस कराने की कोशिश करता है। बाहर से यह फ्लर्टेशन भी लग सकता है, ओवर फ्रेंडली बिहेवियर भी और कभी कभी मैनिपुलेशन भी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका मोटिव इमोशनल कनेक्शन है। वह अकेलेपन को देखकर चुप नहीं रह पाता, शायद इसलिए क्योंकि खुद उसका ओन पास्ट भी किसी न किसी फॉर्म में इमोशनल डिस्कनेक्शन से भरा रहा होगा। कोयुकी का माइंड इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा उलझता है। अगर मिनाटो फेक है तो इतना एफर्ट क्यों? अगर वह सिंसियर है तो इतना कियोटिक क्यों? और अगर वह जेन्युइन है तो कोयुकी को उसके पास रहकर इतना असुरक्षित क्यों महसूस होता है? ये सवाल उसे इंटरनल स्पाइरल में ले जाने लगते हैं। वह अपने ही इमोशंस पर भरोसा नहीं कर पाती। उसे अपने रिएक्शन सस्पिशियस लगते हैं। कभी वो इरिटेट होती है, कभी नर्वस, कभी कंप्लीटली ब्लैंक और कभी इतनी अवेयर कि वो अपनी हार्ट बीट नोटिस करने लगती है। मिकी इस ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी को देख रही होती है और मिकी की नेचर ऐसी है कि वो आउटवर्डली काम रहेगी
लेकिन इनवर्डली ओवरथिंक करेगी। वो तुरंत समझ जाती है कि मिनाटो का कोयुकी पर इंटरेस्ट कैजुअल नहीं है। इससे उसके मन में प्रोटेक्टिवनेस भी आती है और अनईज भी। प्रोटेक्टिवनेस इसलिए क्योंकि कोयुकी उसकी सबसे प्रेशियस फ्रेंड है और वो उसे हर्ट होते नहीं देख सकती। अनईज इसलिए क्योंकि मिनाटो के इंटेंशंस हमेशा रीडेबल नहीं लगते। मिकी को लगता है कि यह लड़का इमोशनली डेंजरस हो सकता है, नॉट बिकॉज ही इज इविल बट बिकॉज वह लोगों की बाउंड्रीज को आसानी से पार कर जाता है। योटा इस पूरी सिचुएशन में सबसे लो प्रोफाइल है, लेकिन उसकी लो प्रोफाइल नेचर उसे इरेलेवेंट नहीं बनाती। उल्टा वो उन लोगों को सबसे बेटर रीड करता है जो लाउड होते हैं और जो हार्ड टू रीड होते हैं। वो देखता है कि कोयुकी मिनाटो से बचती है, लेकिन उसकी अवेयरनेस उससे जा नहीं पा रही। वह देखता है कि मिकी रिलैक्स होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भीतर स्ट्रेस टाइड अप है। और वह यह भी महसूस करता है कि मिनाटो की ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी किसी डैमेज से निकली हुई हो सकती है। योटा के पास सबको डायरेक्ट जज करने की हैबिट नहीं है, इसलिए वह सिचुएशन को बहुत ह्यूमन नजर से देखता है। कहानी का पहला रियल इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब कोयुकी को अपनी मिडिल स्कूल मेमोरीज फ्लैशबैक में याद आने लगती हैं। ये फ्लैशबैक सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये ट्रॉमा ट्रिगर है। पुराने क्लासमेट्स, पुरानी टीजिंग, पुराने ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट्स सब ऐसे वापस आते हैं जैसे ये साबित करना चाह रहे हो कि कोयुकी की कोल्डनेस कोई पर्सनालिटी नहीं बल्कि सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। उस समय उसने महसूस किया था कि अगर वो क्वाइटली एंड्योर करेगी तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर वह रिएक्ट करेगी तो मजा पाएंगे। इसलिए उसने ऑलमोस्ट एक्सप्रेशनलेस रहना सीख लिया। ये उसके लिए डिफेंस थी, लेकिन डिफेंस हमेशा डिफेंस नहीं रहता, कभी कभी वो प्रिजन बन जाता है। मिनाटो कोयुकी के इस हिडन पेन को क्लियरली समझ नहीं पाता, लेकिन फील जरूर करता है। उसे पता चलता है कि वह जिस लड़की को बस क्वाइट समझ रहा था उसके पीछे बहुत सारा अनस्पोकन हिस्ट्री है। वह कोयुकी को कंफर्ट देना चाहता है, लेकिन कंफर्ट देना भी उसके लिए ट्रिकी है क्योंकि वह हर चीज को एक्शन में बदल देता है। वो मानता है कि अगर कोई चुप है तो उसे छेड़ो, अगर कोई उदास है तो उसे हंसाओ, अगर कोई दूर है तो उसके करीब जाओ। लेकिन हर पर्सनालिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कोयुकी जैसे लोग मूवमेंट से नहीं पेशेंस से खुलते हैं, और यही चीज मिनाटो को बार बार सीखनी पड़ती है। कहानी के शुरुआती हिस्से में मिनाटो और कोयुकी का रिलेशनशिप ऑकवर्ड क्यूरियोसिटी से शुरू होकर साइलेंट ऑब्सेशन तक पहुंचने लगता है। यह ऑब्सेशन रोमांटिक नहीं भी लग सकता है और रोमांटिक भी, क्योंकि टीनेज इमोशनल ग्रेविटी हमेशा क्लीन नहीं होती। किसी की प्रेजेंस बार बार माइंड में आना, किसी के टोन का बार बार याद आना, किसी के साथ हुई बातचीत का ओवर एनालिसिस करना, यही वह स्टेज है जहां इंसान खुद से झूठ बोलना शुरू करता है। कोयुकी अपने आप से कहती है कि वो बस इरिटेटेड है। मिनाटो शायद मानता है कि वो बस इंटरेस्टेड है, लेकिन दोनों के अंदर कहीं न कहीं एक सॉफ्ट स्पॉट खुल चुका होता है। इसी दौरान मिकी और योटा की ओन केमिस्ट्री भी क्वाइटली डेवलप होती रहती है। मिकी की पॉलिश सोशल वर्ल्ड के पीछे एक लोनलीनेस है जिसे वो बहुत कम दिखाती है। वह हमेशा दूसरों के आसपास रहती है, लेकिन बहुत कम लोग उसके अंदर पहुंचते हैं। योटा उसका सेफ नॉन थ्रेटनिंग जोन बनता है। वो उसे अटेंशन देता है लेकिन डिमांड नहीं करता। वो उसकी बात सुनता है लेकिन उसे फिक्स नहीं करना चाहता। वो उसके मूड स्विंग्स को मॉक नहीं करता। इस तरह का एक्सेप्टेंस मिकी के लिए नया है। उसके लिए पहली बार ऐसा महसूस होता है कि उसे सिर्फ सुंदर होने या नाइस दिखने की जरूरत नहीं है ताकि उसे स्पेस मिले। फिर स्टोरी धीरे धीरे उन टाइनी इमोशनल मोमेंट्स की तरफ बढ़ती है जो देखने में बहुत नॉर्मल लगते हैं लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। मिनाटो किसी ग्रुप सेटिंग में कोयुकी को कैजुअली इंक्लूड करने की कोशिश करता है। कोयुकी पहले रेजिस्ट करती है, फिर आफ्टर अ पॉज रिलक्टेंटली ज्वाइन करती है। मिकी इस इंटरेक्शन को जज करती है। योटा ऑब्जर्व करता है। कोयुकी खुद को ऑकवर्ड फील करती है। मिनाटो इस ऑकवर्डनेस को फन समझता है और तभी स्टोरी का इनविजिबल थ्रेड खिंचता है। हर कोई किसी न किसी तरह कनेक्टेड है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि ये कनेक्शन फ्रेंडशिप में बदलेगा, लव में, हार्ट ब्रेक में या सेल्फ डिस्कवरी में। एक और इम्पॉर्टेंट लेयर यह है कि मिनाटो के आसपास भी मिस्ट्री है। वे केवल चेयरफुल गाय नहीं है, उसमें एक स्ट्रेंज इमोशनल हंगर है। उसे लोगों के आसपास रहना अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा किसी हिडन एम्प्टीनेस के कारण वह लोगों को इधर उधर सर्च करता है, जैसे वह खुद किसी आंसर की तलाश में हो। उसे लगता है कि अगर वह किसी और की लोनलीनेस को अंडरस्टैंड कर लेगा तो शायद अपने लोनलीनेस को भी समझ पाएगा। इसीलिए वह कोयुकी जैसी लड़की से इतना अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कोयुकी जो महसूस करती है वह मिनाटो के लिए फॉरेन नहीं है, बस एक्सप्रेशन अलग है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां नॉर्मल स्कूल डेज के पीछे इमोशनल अंडरकरेंट्स और तेज हो जाते हैं। एक तरफ कोयुकी अपने फीलिंग्स को नेम देने से डरती है, दूसरी तरफ मिनाटो अपने मोटिव्स को फुली डिफाइन नहीं कर पाता। मिकी अपने कंसर्न को जेलेसी से अलग नहीं कर पाती और योटा अपनी कामनेस के अंदर छुपी इमोशनल क्लैरिटी को ग्रेजुअली रिवील करने लगता है। यही सेटअप अगले फेज की नींव रखता है। कोयुकी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बाहर के वर्ल्ड से नहीं है, वो अपने ही माइंड में है।
वो मिनाटो के बारे में सोचती रहती है, फिर खुद को ही उस सोच के लिए स्कोल्ड करती है। वो उसके साथ फ्यूचर इमेजिनेशन नहीं बना चाहती, लेकिन उसकी प्रेजेंस फ्यूचर थॉट्स को अनअवॉइडेबल कर देती है। उसे लगता है कि शायद उसने मिनाटो को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे दी है। फिर वो उसकी काइंडनेस को याद करती है, फिर वो उसकी पुशीनेस को याद करती है, फिर वो खुद को कंफ्यूज पाती है। और कंफ्यूज होना ही इस कहानी का पहला इमोशनल हुक है, क्योंकि कंफ्यूजन के बाद ही एक्सेप्टेंस आता है, और एक्सेप्टेंस के बाद ही रिस्क। मिनाटो के बिहेवियर से यह भी साफ होता है कि वो अटेंशन सीकर मात्र नहीं है, वो जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसका तरीका अक्सर डायरेक्ट, इन्वेजिव और ऑलमोस्ट रेकलेस लगता है। वो सामने वाले को स्पेस देकर ट्रस्ट बनाने के बजाय अपनी प्रेजेंस से ही ट्रस्ट टेस्ट करने लगता है, जैसे वो ये देखना चाहता हो कि सामने वाला उसकी इंटेंसिटी विथस्टैंड कर सकता है या नहीं। कोयुकी उसकी इंटेंसिटी से डरती है, लेकिन उसी इंटेंसिटी में कहीं ना कहीं उसे सेफ्टी भी दिखने लगती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही कहानी को एडिक्टिव बनाता है। मिकी इस कॉन्ट्रडिक्शन को और साफ देखती है। उसे लगने लगता है कि अगर कोयुकी मिनाटो की तरफ सॉफ्ट हुई तो वह बहुत वल्नरेबल हो सकती है। वह खुद भी अपने फीलिंग्स को लेकर अनश्योर है, इसलिए वह कोयुकी के लिए ऑलमोस्ट ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। कई बार बेस्ट फ्रेंड होने का मतलब भी यही होता है, तुम सामने वाले के लिए खुश होने से पहले डरने लगते हो कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। मिकी का कंसर्न इसी तरह जेन्युइन भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी। योटा का रोल इस टैंगल्ड इमोशनल वेब में ग्रेजुअली मोर इंपॉर्टेंट होता जाता है। वो शायद सबसे लेस ड्रामेटिक कैरेक्टर है, लेकिन उसकी प्रेजेंस कैरेक्टर्स को ग्राउंड करती है। जब मिनाटो की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, योटा उसे सॉफ्ट काउंटर बैलेंस देता है। जब कोयुकी का एंजाइटी लेवल बढ़ता है, योटा उसे प्रेशर नहीं देता। जब मिकी का पॉलिश्ड एक्ट क्रैक करता है, योटा उसे एम्बैरेसमेंट नहीं बनाता। उसकी वेरी एग्जिस्टेंस इस कहानी में प्रूफ है कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी आकर्षक हो सकती है। अब तक स्टोरी की स्पीड स्लो है, लेकिन इंटेंशनल है। ये ऐसी कहानी है जो रेसेस नहीं करती, ये कैरेक्टर्स को ग्रो होने देती है। हर सीन एक इमोशनल फिंगरप्रिंट छोड़ता है। कोयुकी का हर हेजिटेशन, मिनाटो का हर ओवरस्टेप, मिकी का हर गार्डेड स्माइल, योटा का हर थॉटफुल साइलेंस, सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसमें व्यूअर को महसूस होता है कि ये सिर्फ स्कूल किड्स नहीं, ये सब किसी न किसी तरह अपने आप से लड़ रहे लोग हैं। फिर वो स्टेज आता है जहां मिनिस्क्यूल सिग्नल्स बिगर मीनिंग लेने लगते हैं। कोयुकी मिनाटो की तरफ नोटिस करना शुरू करती है। मिनाटो कोयुकी की डिस्कम्फर्ट को मिसरेड करने लगता है। मिकी मिनाटो की एक्स्ट्रा अटेंशन को थ्रेट की तरह देखती है। योटा पूरे सिचुएशन में एक सटल अवेयरनेस बनाए रखता है, और इसी पॉइंट पर पहला इमोशनल ट्रायंगल नहीं बल्कि इमोशनल स्क्वायर बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह दूसरे तीनों से साइकोलॉजिकली लिंक्ड है। कोयुकी के लिए यह लिंक डरावना है। उसने हमेशा चाहा था कि उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल इक्वेशन न हो, लेकिन मिनाटो की एंट्री ने उसकी सिंप्लिसिटी तोड़ दी है। अब वह हर इंटरेक्शन को मीनिंग देने लगी है। वह हर ग्लांस के पीछे इंटेंशन सर्च करती है। वह हर कैजुअल लाइन के नीचे हिडन मैसेज ढूंढती है, और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे उसकी वॉल में पहली दरार डालने लगती है। उसके इंटरनल मोनोलॉग में भी बदलाव शुरू हो जाता है। पहले वो बस खुद को बचाना चाहती थी, अब वो समझना चाहती है कि उसे बार बार मिनाटो की प्रेजेंस क्यों डिस्टर्ब करती है। क्या ये सिर्फ इरिटेशन है, क्या ये फियर है, क्या ये क्यूरियोसिटी है, या फिर वह डर रही है कि कहीं उसके फ्रोजन दिल में कोई हल्की वार्मथ लौट ना आई हो। यही सवाल उसे रेस्टलेस बनाते हैं। मिनाटो की तरफ से भी चीजें इंटरनली शिफ्ट हो रही हैं। वो कोयुकी के बारे में कम सुपरफिशियल और ज्यादा फोकस्ड होता जा रहा है। अब वो उसकी रिएक्शंस, उसके सटल एक्सप्रेशंस, उसकी बेयरली विजिबल कंफर्ट क्यूज पर ध्यान देने लगा है। उसे पता चलता है कि कोयुकी हर समय कोल्ड नहीं होती। कभी कभी वो बस एग्जॉस्टेड होती है, कभी कभी वो ऑकवर्ड होती है, कभी कभी वो जेन्युइनली सॉफ्ट भी हो सकती है। बस कोई उसे सेफ फील नहीं कराता। और मिनाटो को लगता है कि अगर कोई सेफ स्पेस बन सकता है तो वह खुद बनना चाहेगा, लेकिन सेफ स्पेस बनना इजी नहीं होता। सेफ स्पेस बनने के लिए पेशेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और इमोशनल रिस्ट्रेंट चाहिए। मिनाटो के पास लव जैसा इंस्टिंक्ट तो है, पर रिस्ट्रेंट की कमी है। यही वजह है कि वह कई बार गलत समय पर सही बात कह देता है या सही समय पर गलत डिस्टेंस तोड़ देता है। कोयुकी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से झुंझला जाती है, लेकिन एक तरह से उसे यह भी लगता है कि मिनाटो का बिहेवियर फेक नहीं है। फेक लोग इतनी इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखाते, वे कैलकुलेटेड होते हैं। मिनाटो केओटिक है, केओटिक लेकिन रियल। मिकी और योटा की जर्नी भी बैकग्राउंड में स्लिप होकर आगे बढ़ती है। मिकी धीरे धीरे देखती है कि योटा के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन सबसे नेचुरल लगती है। वो उससे अपने इमेज के बारे में कम सोचती है, वो उसे इंप्रेस करने की कोशिश कम करती है, और यही फ्रीडम उसे धीरे धीरे वल्नरेबल बनाती है। योटा के साथ स्टैंडिंग साइलेंस भी ऑकवर्ड नहीं लगता। ये क्वाइट कंफर्ट उसकी इनर डिफेंस को सॉफ्टन करता है, और जैसे जैसे वो सॉफ्ट होती है वो समझती है कि उसे हमेशा स्ट्रांग और प्रिटी दिखने की जरूरत नहीं थी।
ये सब होते हुए भी स्कूल लाइफ एक्सटर्नल लेवल पर नॉर्मल ही दिखती रहती है। क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, आफ्टर स्कूल पास, स्मॉल टॉक्स, शेयर्ड नोट्स, प्रैक्टिकल टास्क्स, फेस्टिवल प्रिपरेशंस, ग्रुप इंटरेक्शंस, सब कुछ ऑर्डिनरी है। लेकिन इमोशनली ये ऑर्डिनरी चीजें किसी पाउडर केक से कम नहीं, क्योंकि टीनेजर्स के लिए स्मॉलेस्ट थिंग्स भी आइडेंटिटी डिफाइनिंग हो सकती है। एक इग्नोर्ड मैसेज, एक स्लाइटली लॉन्गर ग्लांस, एक सीट चेंज, एक मिस्ड कॉन्वर्जेशन और पूरा इमोशनल लैंडस्केप बदल जाता है। कोयुकी की जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वह अपनी लोनलीनेस को नॉर्मल समझने लगी थी। उसे लगा था कि अकेला रहना उसकी प्रेफरेंस है, लेकिन मिनाटो की इंट्रूजन ने उसे अपनी प्रेफरेंस और डिफेंस के बीच फर्क समझाना शुरू कर दिया। यह फर्क बहुत बड़ा होता है। प्रेफरेंस वो है जो तुम चाहो, डिफेंस वह है जो तुम्हें चोट से बचाने के लिए बन जाए। कोयुकी का अकेलापन प्रेफरेंस कम, डिफेंस ज्यादा था, और ये रियलाइजेशन कहानी के अगले हिस्सों की इमोशनल इंजन बनेगा। मिनाटो के साथ उसका हर इंटरेक्शन उसे मिरर की तरह फील होने लगता है, जैसे कोई उसकी ओन हिडन सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। मिनाटो भी लोगों को नोटिस करता है, लेकिन डिफरेंटली। कोयुकी कंट्रोल से जीती है, मिनाटो इंपल्स से। कोयुकी रिट्रीट करती है, मिनाटो परस्यू करता है। कोयुकी साइलेंस में कंफर्ट ढूंढती है, मिनाटो कॉन्वर्सेशन में। पर दोनों के अंदर लोनलीनेस मौजूद है, बस उसकी शेप अलग है। यही शेयर्ड वुंड उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचता है, और यही वह पॉइंट है जहां कहानी सिर्फ डू पीपल लाइक ईच अदर से आगे बढ़कर डू दीज पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बन जाती है। क्योंकि किसी भी रियल कनेक्शन से पहले सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। कोयुकी को यह समझना है कि वो प्यार से नहीं, एक्सपोजर से डरती है। मिनाटो को यह समझना है कि हेल्पिंग और इन्वेडिंग में फर्क होता है। मिकी को यह समझना है कि परफेक्शन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योटा को यह समझना है कि काम रहने का मतलब इनविजिबल रहना नहीं है। पहले पार्ट के स्टेज तक आते आते एटमॉस्फेयर इतना इमोशनली चार्ज हो चुका होता है कि छोटी सी मुस्कान भी बड़ी लगती है और छोटी सी साइलेंस भी भारी। व्यूअर को लगने लगता है कि यह कहानी बाहर से जितनी सिंपल है, अंदर से उतनी ही लेयर्ड है। कोयुकी के फ्रोजन एक्सप्रेशंस के पीछे ओल्ड पेन है। मिनाटो की चीयरफुल इंसिस्टेंस के पीछे सम अनरिजॉल्व्ड हंगर है। मिकी की प्रिटी कॉन्फिडेंस के पीछे फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। योटा की कूल जेंटलनेस के पीछे एम्पैथी है, और शायद खुद की सप्रेस्ड सॉफ्टनेस भी। अब तक कोई ह्यूज डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, कोई ड्रामेटिक कन्फेशन भी नहीं, लेकिन इमोशनल मोमेंटम बन चुका है। कोयुकी ने मिनाटो को नोटिस कर लिया है, भले ही वो खुद एडमिट न करे। मिनाटो ने कोयुकी को स्पेशल मान लिया है, भले ही वो उसे लेबल न दे पाए। मिकी को खतरा महसूस होने लगा है, भले ही वो इसका कारण फुल्ली वर्बलाइज ना करे। योटा को सब कुछ पढ़ने की क्षमता मिल गई है, भले ही वो इसे लाउड ना करे। और यही साइलेंस वाला टेंशन इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है, क्योंकि जब व्यूअर्स को पता होता है कि सब कुछ अभी एक्सप्लोर होने वाला है, तब छोटे सीन और भी कंपेलिंग लगने लगते हैं। कोयुकी की वॉल क्रैक से किनारे दिखने लगते हैं। मिनाटो की ओवर कॉन्फिडेंस के नीचे वल्नरेबिलिटी झलकने लगती है। मिकी की स्माइल के पीछे इनसिक्योरिटी ब्लिंक करने लगती है। योटा की कामनेस के पीछे केयर शाइन करने लगती है। पार्ट यहीं एक ऐसी इमोशनल एज पर रुकता है जहां सब कुछ अभी भी कंट्रोल्ड है, लेकिन कोई भी कंट्रोल फुल्ली इंटैक्ट नहीं है। कोयुकी अभी भी खुद को दूर समझ रही है, लेकिन भीतर पहली बार डिस्टेंस अनकंफर्टेबल लग रही है। मिनाटो अभी भी कैजुअली आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके कदम अब सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं लगते। मिकी अभी भी कंपोज्ड है, लेकिन उसका कंसर्न अब प्रोटेक्टिव पॉसेसिवनेस में बदलने लगा है। योटा अभी भी क्वाइट है, लेकिन उसकी क्वाइटनेस अब बैकग्राउंड नॉइज नहीं, बल्कि इमोशनल अवेयरनेस बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आइस वॉल अभी टूटी नहीं है, लेकिन पहली बार उसमें लाइट पड़ चुकी है।